हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सेस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं टू पोर्ट नेटवर्क का, जो कि नेटवर्क थ्योरी का सबसे इजी चैप्टर होता है। आज अपन बात करने वाले हैं टू पोर्ट नेटवर्क का। और सबसे पहले आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो हेडिंग डालो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टू पोर्ट नेटवर्क। अपन सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखेंगे। किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, ये अपने किसी भी एक टू पोर्ट नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम ये होता है। इसको बोला जाता है इनपुट पोर्ट, इसको बोला जाता है आउटपुट पोर्ट, या फिर इसको बोला जाता है पोर्ट 1 और उसको बोला जाता है पोर्ट नंबर 2। इसको बोला जाता है इनपुट पोर्ट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि पोर्ट 1। क्या बोल सकते हो? पोर्ट 1। इसको बोला जाता है आउटपुट पोर्ट, या बोला जाता है पोर्ट नंबर 2 बोला जाता है इसको, या ऐसे आप ऐसे भी बोल सकते हो पोर्ट 2। इसको इनपुट पोर्ट बोला जाता है, इसको आउटपुट पोर्ट बोला जाता है। और ये एक ब्लॉक डायग्राम होता है किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का। बेसिक ब्लॉक डायग्राम यही होता है। पोर्ट क्यों बोलते हैं कि अगर किसी पोर्ट का एक टर्मिनल ये हो गया, इसको मैंने एज्यूम कर लिया 1, इसको एज्यूम कर लिया 1 डैश एज्यूम कर लिया, इसको 2 एज्यूम कर लिया, तो इसको 2 डैश। अगर 1 टर्मिनल से जितनी करंट अंदर एंटर हो रही है, मैंने एज्यूम कर लिया इनपुट पोर्ट करंट I1 है, अगर 1 डैश से भी उतनी की उतनी निकलती है तो इनके कॉम्बिनेशन को एक पोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर जितनी करंट एंटर हो रही है उतनी की उतनी वापस निकल रही है तो इन टू टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को अपन बोलेंगे 1 पोर्ट। और इसको भी बोलेंगे पोर्ट 2, क्योंकि जितनी करंट एंटर हो रही है नेटवर्क के अंदर अगर एग्जैक्टली उतनी वापस निकल रही है तो इन टू टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे? एक पोर्ट बोलेंगे। पोर्ट का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता है, टू टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होता है। एक टर्मिनल से जितनी सर्किट में करंट एंटर होती है दूसरे से उतनी की उतनी वापस आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर से 5 एम्पीयर एंटर हो रही है, इधर से 3 एम्पीयर आ रही है, तो फिर अपन इसको पोर्ट नहीं बोलेंगे। अगर इससे 5 एम्पीयर करंट एंटर होगी तो वापस 5 ही आनी चाहिए, तब अपन इस टू टर्मिनल कॉम्बिनेशन को एक पोर्ट बोल सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने एज्यूम कर ली इनपुट पोर्ट करंट I1 है, आउटपुट पोर्ट करंट I2 है। मैंने इनपुट पोर्ट का पोटेंशियल एज्यूम कर लिया V1 और आउटपुट पोर्ट का पोटेंशियल एज्यूम कर लिया। आई होप यहां तक आपको समझ आना चाहिए। और दोनों पोर्ट, चाहे इनपुट पोर्ट हो चाहे आउटपुट पोर्ट हो, मैंने प्लस टर्मिनल से करंट को हमेशा एंटर कराऊंगा। यही अपनी टर्मिनोलॉजी रहेगी थ्रू आउट टू पोर्ट नेटवर्क। प्लस टर्मिनल से जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे करंट एंटर होगी और नेगेटिव से उतनी की उतनी वापस सर्किट से घूम के वापस आएगी। इसका भी देख लो, इसकी भी पॉजिटिव पोटेंशियल V2 से करंट I2 एंटर हो रही है और इसके नेगेटिव टर्मिनल 2 डैश से वापस करंट कितनी आ रही है? I2 आ रही है। तो ये टू पोर्ट नेटवर्क का बेसिक क्या हो गया? ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो मेरे को बताओ इस टू पोर्ट नेटवर्क में टोटल कितने वेरिएबल मिल रहे हैं? अपन को 4 वेरिएबल मिल रहे हैं। इनपुट पोर्ट का पोटेंशियल, आउटपुट पोर्ट का पोटेंशियल V2, इनपुट पोर्ट की करंट I1 और आउटपुट पोर्ट की करंट I2। इन 4 में से अपन 2 को रखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 2 को क्या बनाएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे को बताओ 4 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 6 होंगे। तो टोटल कितने पैरामीटर्स एग्जिस्ट करेंगे? किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के टोटल 6 पैरामीटर्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि अपन के पास टोटल कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल हैं। 4 में से अपन क्या करते हैं? 2 को तो अपन बना देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 को बना देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो 4, तो मैं बताओ 4 में से 2 को सिलेक्ट करने के कितने कितने हम मतलब आपके पास तरीके होते हैं? तो 4 में से 2 को सिलेक्ट करने के टोटल 6 तरीके होते हैं। तो किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के टोटल 6 पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इनमें से अपन किसी भी 2 को तो अपन इंडिपेंडेंट पैरामीटर एज्यूम करेंगे और 2 को डिपेंडेंट पैरामीटर एज्यूम करेंगे। 2 इंडिपेंडेंट हो गए, 2 डिपेंडेंट हो गए। तो इस हिसाब से टोटल कितने पैरामीटर बनेंगे अपन पास? 6 पैरामीटर्स बनेंगे। उनकी अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो जेड पैरामीटर, जिसको इंपेडेंस पैरामीटर भी बोला जाता है। जेड पैरामीटर बोल दो या फिर इंपेडेंस पैरामीटर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। अपन बात करने वाले जेड पैरामीटर की। मैंने बोला था टोटल अपन के पास कितने कितने वेरिएबल थे? 4 वेरिएबल थे। एक इनपुट पोर्ट का पोटेंशियल, एक आउटपुट पोर्ट का पोटेंशियल, एक इनपुट पोर्ट की करंट, एक आउटपुट पोर्ट की करंट। तो इनमें से मैं 2 को तो इंडिपेंडेंट एज्यूम करूंगा और 2 को क्या करूंगा? डिपेंडेंट एज्यूम करूंगा और 2 को इंडिपेंडेंट एज्यूम करूंगा। तो मेरे को बताओ टोटल मेरे पास ये पैरामीटर थे। एक था V1 इनपुट पोर्ट पोटेंशियल, एक था V2 आउटपुट पोर्ट पोटेंशियल, एक था I1 इनपुट पोर्ट की करंट,
एक था I2 जो कि आउटपुट पोर्ट की करंट थी। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इनको तो एज्यूम करूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इनको एज्यूम कर लूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इनको इनके फॉर्म में लिख दूंगा, V1 और V2 को I1 और I2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दूंगा। तो इसको बोला जाता है जेड पैरामीटर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जेड पैरामीटर के केस में V1 और V2 को अपन डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं और I1 और I2 को अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं। मतलब V1 को I1 I2 के लीनियर कॉम्बिनेशन शो करते हैं और V2 को भी I1 और I2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करते हैं। तो इनकी इक्वेशन क्या बनेगी जेड पैरामीटर की, तो आप इसकी इक्वेशन सिंपल लिख सकते हो V1 इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना, I1 और I2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, Z11 और यहाँ क्या आ जाएगा I1 प्लस Z12, ये क्या आ जाएगा I1 और I2 क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। V1 इन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। V1 किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 पे डिपेंड कर रहा है, I2 पे डिपेंड कर रहा है। I1 I2 आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। और V1 को I1 और I2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अपने लिख दिया। I1 के जो कोफिशिएंट होगा, जो इस इक्वेशन में I1 का कोफिशिएंट होगा उसको Z11 बोलते हैं, I2 के कोफिशिएंट को Z12 बोलते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं V2 की, तो V2 क्या मिलेगा मेरे को, Z21 I1 प्लस Z22 और ये अपनी इंपेडेंस पैरामीटर की इक्वेशन होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो। V2 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। V2 किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 और I2 को। V2 को I1 एंड I2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। ये होगी इसकी इक्वेशन। और मेरे को बताओ जेड पैरामीटर क्या क्या हो जाएगा, तो अपन हमेशा जेड पैरामीटर को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने, कैसे लिखते हैं, जो I1 का कोफिशिएंट होगा वो Z11 हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरा Z12, फिर मेरा हो जाएगा Z21, फिर मेरा हो जाएगा Z22। और सारे Z पैरामीटर की यूनिट क्या होती है, ओम यूनिट होती है। और इसको बोला जाता है जेड मैट्रिक्स या इसको बोला जाता है जेड पैरामीटर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेड पैरामीटर्स बोला जाता है। ये इसके चारों के चारों पैरामीटर होगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे को Z11 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा बताओ, Z11 सिंपली क्या हो जाएगा, अगर मैं I2 की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, Z11 इक्वल टू V1 अपॉन I1 मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, V1 अपॉन I2। ओनली ये नहीं लिख सकते V1 अपॉन I2। किस केस में V1 अपॉन I1 के इक्वल होगा, जब I2 की वैल्यू 0। जब I2 की वैल्यू 0 होगी तो Z11 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। जैसे मैं कहता हूं कोई स्ट्रेट लाइन दे आपको, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की तरह तो है। मैं पूछूंगा स्ट्रेट लाइन एक्स अक्ष को कहां पे कट करेगी, तो आप क्या क्या कहोगे, y की वैल्यू को 0 पुट कर दो और x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो वहां से पता चल जाएगा। मैं कहूंगा Z11 की क्या वैल्यू होगी, तो आप कहोगे I2 की वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर V1 अपॉन I1 जो मिलेगा वो Z11 मिल जाएगा। तो इसका V1 अपॉन I1 को अपन क्या बोल सकते हैं, पोर्ट ए से सीन क्या हुआ, इनपुट इंपेडेंस ही तो है। ये देखो ये तो है V1 अपॉन I1, इधर से सीन क्या हुआ, इंपेडेंस तो है इस नेटवर्क का। इधर से सीन करूंगा इनपुट पोर्ट से तो मेरे को टोटल कितना इंपेडेंस सीन होगा, उसी को तो बोला जाता है V1 अपॉन I1। तो V1 अपॉन I1 क्या होगा, इनपुट इंपेडेंस। क्या हो गया, इनपुट इंपेडेंस। लेकिन ये क्या है, कंडीशनल है। क्या है, I2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर I2 की वैल्यू 0 नहीं होगी तो अपन का Z11 V1 अपॉन I1 के इक्वल नहीं होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहां से देखो Z12 की वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपली मेरे को क्या मिल जाएगी, V1 अपॉन I2 मिल जाएगी अंडर द कंडीशन I1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से अपन को बताओ Z21 की वैल्यू क्या मिलेगी, V2 अपॉन I1 अंडर द कंडीशन I2 इक्वल टू 0। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और Z22 की वैल्यू क्या मिलेगी, V2 अपॉन I2 अंडर द कंडीशन I1 इक्वल टू 0। तो देखो अपन हर एक पैरामीटर में करंट की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। मतलब I2 इक्वल टू 0 मतलब आउटपुट पोर्ट को अपन ओपन सर्किट करते हैं। मतलब आपको पता है करंट इक्वल टू 0 मतलब ओपन सर्किट। मतलब ये इनपुट इंपेडेंस की वैल्यू है व्हेन आउटपुट इज ओपन सर्किटेड
ये मेरा आउटपुट इंपेडेंस की वैल्यू है व्हेन इनपुट इज ओपन सर्किटेड। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो देखो अपन हर एक पैरामीटर निकालने के लिए किसी ना किसी पोर्ट को अपन ओपन सर्किट कर रहे हैं। इस टाइम अपन आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं, इस टाइम अपन इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं, इस टाइम अपन आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं और इस टाइम अपन इनपुट पोर्ट को क्या करते हैं, ओपन सर्किट। इसी वजह से जेड पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोला जाता है जेड पैरामीटर को। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जेड पैरामीटर बोलो या चाहे ओपन सर्किट पैरामीटर बोलो। ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी की वैल्यू फाइंड करो, चाहे Z11 करो, चाहे Z12 करो, चाहे Z21 करो और चाहे Z22, हर एक टाइम या तो अपन इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं या फिर अपन आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं। क्योंकि किसी केस में I2 जीरो हो रही है और किसी केस में I1 जीरो हो रही है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है ओपन सर्किट पैरामीटर। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ये अपनी हुई बात है टू पोर्ट नेटवर्क की इक्वेशन क्या होती है उसकी बात। अब इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा मेरे को बताओ। पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, वापस लिख रहा हूं। Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 क्या होगी Z21 I1 प्लस Z22 I2 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, ये क्या कुछ नहीं है, दो है केवीएल इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, कुछ नहीं, केवीएल इक्वेशन ही तो लिखी हुई है। तो बिल्कुल अपन आराम से कर सकते केवीएल इक्वेशन की मदद से। एक दो बार बनाओगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। एक दो बार डायग्राम बनाओगे ना आपके दिमाग में डायग्राम सेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवीएल इक्वेशन की मदद से ये डायग्राम बनता है, ये पता होना चाहिए। ये मेरा क्या हो गया, इनपुट पोर्ट हो गया, पोर्ट नंबर 1, ये पोर्ट 1 डैश हो गया, इनपुट पोर्ट 1 हो गया, ये टर्मिनल 1 हो गया, 1 डैश हो गया। इसका पोटेंशियल मैंने एज्यूम कर लिया V1। यहाँ से करंट कितनी जा रही है I1, वापस भी कितनी आएगी I1। ये मेरा पोर्ट नंबर 2 हो गया, इसका पोटेंशियल कितना है V2। मान लो करंट एंटर हो रही है I2, यहाँ से वापस कितनी आएगी I2 ही आएगी। ये कौन सा हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 डैश। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन आपको इधर दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले ये मेरा हो गया V1, क्या है Z11 इंटू I1, तो इसका मतलब Z11 इसका इम्पिडेंस होगा और करंट I1 फ्लो होगी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा Z11 I1 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये मेरा Z11 हो गया। फिर क्या है Z12 I2 हो गया। अब मतलब होगा तो क्या, ये भी है वोल्टेज ही है। आपको इसकी यूनिट पता होना चाहिए, इसकी क्या है इंपेडेंस, इसकी क्या करंट। इंपेडेंस इंटू करंट की यूनिट क्या होती है वोल्टेज। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज सोर्स होगा जो किस पे डिपेंड करेगा I2, इस करंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, इस करंट पे। तो ये क्या हो जाएगा Z12 और आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। और मैं अगर इधर इक्वेशन बनाऊं तो इधर क्या होगा Z22 I2 होगा नहीं होगा V2, तो ये क्या हो जाएगा Z22, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये है ना I1 पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा I1 पे, तो Z21। आई होप ये इसका क्या हो गया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का इन द फॉर्म ऑफ इंपेडेंस पैरामीटर। इंपेडेंस पैरामीटर के फॉर्म में किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये होता है। अपन बीजेटी के केस में पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे इसी चीज के। अपन बीजेटी केस में किसी भी बीजेटी को एच पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर अपन को इंपेडेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता किसी भी मतलब टू पोर्ट नेटवर्क को, तो अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका हो गया Z11, ये हो गया Z22, और यहाँ पर दो क्या हो गए वोल्टेज सोर्स हो गए। कैसे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये I2 पे डिपेंड करता है और ये I1 पे डिपेंड कर रहे हैं। आप इसमें अगर KVL लगाओगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, और आप अगर इसमें KVL लगाओगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे देखो इसमें करंट I2 एंटर हो रही है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा पॉजिटिव और माइनस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा Z22 इंटू I2 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। और ये क्या हो गया Z21 I1, तो अगर इसके अंदर मैं लगूंगा तो मेरे को V2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यही मिलेगी। और यहाँ से करंट एंटर हो रही है I1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा Z11 I1, और फिर मेरे I2 का ये क्या हो गया डिपेंडेंट सोर्स। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया।
आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के सिमेट्रिक होने की क्या कंडीशन है, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क की सिमेट्रिक होने की कंडीशन है इन द फॉर्म ऑफ जेड पैरामीटर की बात करूं तो अगर Z11 Z22 के इक्वल हो जाएगा तो उस टू पोर्ट नेटवर्क को अपन बोलेंगे सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क। कैसा हम बोलेंगे? सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क। अगर कोई नेटवर्क मिरर लाइक सिमेट्री रखता है, कैसा? मान लो ये कोई एक नेटवर्क है तेरे पास, अगर ये कोई सिमेट्री रखता है, मिरर लाइक सिमेट्री मतलब एक ऐसा कोई आप मिरर रखो तो आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिकल मिले, तो ऐसा नेटवर्क हमेशा सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क होगा। कैसे? मैं आपको बात बताता हूं। जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं, ये कोई एक टू पोर्ट बोल दूं, ये मान लो मैंने मान लिया 2, ये 1 ओम, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये मान लो मेरा 3 ओम हो गया, ये मेरा 1 ओम हो गया, ये वापस मान लो 2 ओम हो गया। बताओ ये नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा? तो आप इंपेडेंस पैरामीटर की इस कंडीशन में जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नेटवर्क मिरर लाइक सिमेट्री रखता है तो ये नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा, नहीं रखता है तो फिर आपको जांच करनी पड़ेगी। देखो इधर 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर 2 है, इधर 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर 1 है, और 3 को आप 1.5 और 1.5 के फॉर्म में अलग अलग कर सकते हो। तो मैं कहूँगा दिस नेटवर्क हैज मिरर लाइक सिमेट्री अबाउट सम सेंट्रल लाइन। क्या? किसी सेंट्रल लाइन के अलोंग ये अगर कोई नेटवर्क मिरर लाइक सिमेट्री रखता है तो ऐसा नेटवर्क हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। अगर कोई नेटवर्क मिरर लाइक सिमेट्री रखता है तो फिक्स से सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा, अगर नहीं रखता है तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते, तो उसके लिए अपन को जांच करनी पड़ेगी। तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर कोई नेटवर्क, इफ एनी नेटवर्क हैज मिरर लाइक सिमेट्री about some central line तो इस कंडीशन में वो नेटवर्क पक्का कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। लेकिन सिमेट्रिकल होने के लिए कंडीशन जरूरी नहीं है, वो नेटवर्क मिरर लाइक सिमेट्री नहीं है। मैं ऐसा नेटवर्क भी आपको दिखा सकता हूं जिसके अंदर मिरर लाइक सिमेट्री नहीं है, फिर भी वो कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिक होने के लिए उसके अंदर मिरर लाइक सिमेट्री होना जरूरी नहीं है। लेकिन किसी नेटवर्क में अगर आपको सिमेट्री दिख जाए, एक बीचों बीच से आप किसी टू पोर्ट नेटवर्क को डिवाइड करो सेंट्रल से, तो आपको जैसा नेटवर्क इधर दिख रहा है वैसा का वैसा अगर उस साइड दिख जाए तो आप सीधा टिक मारने को सिमेट्रिक नेटवर्क होगा। और अगर आपको सिमेट्री नहीं दिखे अबाउट सम सेंट्रल लाइन तो आप कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर किसी नेटवर्क में मिरर लाइक सिमेट्री है, किसके अलोंग? सम सेंट्रल लाइन के अलोंग अबाउट अगर मिरर लाइक सिमेट्री है तो वो नेटवर्क कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। और अगर मिरर लाइक सिमेट्री नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते, उस दौरान अपन को ये पैरामीटर फाइंड आउट करने होंगे और फिर अपन कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं किसी नेटवर्क के रेसिप्रोकल होने की क्या कंडीशन है। किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के रेसिप्रोकल होने की कंडीशन होती है Z12 इक्वल टू Z2। जब अपन थ्योरम पढ़ेंगे तो मैं रेसिप्रोकल नेटवर्क की बहुत अच्छे से बात करूंगा कि अगर मैं एक्साइटेशन से रेस्पॉन्स का रेशियो फाइंड आउट करूं और एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स की पोजीशन चेंज करूं तो वो कांस्टेंट रहता है। ये अपन जब पढ़ेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम कि एक्साइटेशन से रेस्पॉन्स का रेशियो कांस्टेंट रहता है। अगर मैं एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स की पोजीशन क्या कर दूं? आपस में चेंज कर दूं, फिर भी एक्साइटेशन से रेस्पॉन्स का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क। कैसा बोला जाता है? रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क। और किसी भी नेटवर्क के टू पोर्ट होने की कंडीशन क्या है? Z12 इक्वल टू Z21। यहां पर भी आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, ऑल रजिस्टिव, कैसे नेटवर्क? ऑल रजिस्टिव टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होते हैं?
रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होता है? रेसिप्रोकल। ऑल रेजिस्टिव टू पोर्ट नेटवर्क, कैसा भी आपको एक रेजिस्टिव टू पोर्ट नेटवर्क दिखले वो हमेशा क्या होता है? रेसिप्रोकल ही होता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क है, ये मान लो टू पोर्ट नेटवर्क है, अपन हमेशा कैसे टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं? लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं। कैसे? कि सारे एलिमेंट जो भी कनेक्टेड है वो कैसे होंगे? लीनियर एलिमेंट होंगे। अगर इसके अंदर कोई भी कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, क्या इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोला जाता है पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क। क्या बोला जाता है? पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क बोला जाता है। एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो इसको बोला जाता है पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ऐसे नेटवर्क बोला जाता है पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क बोला जाता है। तो अब बताओ इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं। डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो इस नेटवर्क के अंदर रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकता है और डिपेंडेंट सोर्सेस हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं है, तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क। क्या बोलता है? पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क। तो अब एक स्टेटमेंट सुनना, ऑल पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क, कोई भी दुनिया का कोई भी अगर पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके अंदर अगर ये है ना, जिसके अंदर अगर डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट नहीं है, देखो पैसिव बोल दिया मतलब इंडिपेंडेंट तो होगा ही नहीं, और अगर डिपेंडेंट भी अब्सेंट है, ओनली रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से वो बना हुआ है, तो वो फिक्स कैसा होगा? रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर अगर डिपेंडेंट सोर्सेज भी आपको अब्सेंट मिले, रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर, यानी कहने का मतलब ओनली रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से बना हुआ नेटवर्क आपको दिख जाए तो वो हमेशा क्या होता है? रेसिप्रोकल ही होता है। एक बार एक एग्जाम में स्टेटमेंट आया था कि पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क एक ऐसा मतलब पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क जिसके अंदर डिपेंडेंट सोर्सेज भी अब्सेंट हैं, तो वो रेसिप्रोकल होगा या नहीं होगा? तो वो 100% रेसिप्रोकल होगा। अगर कोई नेटवर्क ओनली पैसिव एलिमेंट से बना हुआ है, किससे? अगर कोई नेटवर्क ओनली पैसिव एलिमेंट से बना हुआ है, कोई टू पोर्ट नेटवर्क, तो वो हमेशा क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो किसी भी नेटवर्क रेसिप्रोकल होने की कंडीशन होती है Z12 इक्वल टू Z21। आप और अगर किसी नेटवर्क, अगर कोई है ना पैसिव, मतलब आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है, पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क है, मतलब इसके अंदर रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा और डिपेंडेंट सोर्स होगा। क्या होगा? डिपेंडेंट सोर्स। तो इस टाइम आप कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो। 99% वो रेसिप्रोकल नहीं होगा, लेकिन 1% केस बचता है जिसके अंदर वो रेसिप्रोकल भी हो सकता है, और आप उस केस में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके चेक करना ही होगा। अगर किसी भी पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क, पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब हो गया एक ऐसा टू पोर्ट नेटवर्क जिसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। क्या है? ओनली रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और डिपेंडेंट सोर्स है। तो वो नेटवर्क एक पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क 99% वो कैसा होगा? नॉन रेसिप्रोकल होगा। लेकिन 1% केस तभी भी बनता है कि वो रेसिप्रोकल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर उसके अंदर डिपेंडेंट सोर्स होगा ना, वो क्या होगा? नॉन रेसिप्रोकल होगा। लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज होने के बावजूद भी रेसिप्रोकल बन सकता है, वो केस होगा ओनली 1% केस होगा। लेकिन अपन नेटवर्क को देखकर नहीं बता पाएंगे कि रेसिप्रोकल होगा या नहीं होगा। तो आप हमेशा ऐसे केस में क्या करोगे? इस कंडीशन को चेक करके ही अपना स्टेटमेंट दे सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मतलब आपको कोई पूछे कि पैसिव लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा या नहीं होगा, तो आपको यह पता होना चाहिए पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब एक ऐसा टू पोर्ट नेटवर्क जिसके अंदर पैसिव एलिमेंट्स हैं एंड डिपेंडेंट सोर्सेस है। कैसे हैं? डिपेंडेंट सोर्सेस। जब डिपेंडेंट सोर्सेस आ जाते हैं तो मैक्सिमम केस में तो वो क्या होगा? नॉन रेसिप्रोकल। लेकिन कुछ केसेस ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर वो रेसिप्रोकल भी हो सकता है, तो अपन को चेक करके ही आंसर को देना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो पहले अपन
अब मैंने क्या बोला, किसी नेटवर्क रेसिप्रोकल होने के लिए Z12 किसके इक्वल होना चाहिए, Z21 के इक्वल होना चाहिए। ये अपने कंडीशन लिखी थी। अब एक अपन रिजल्ट बनाते हैं। ये रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए और इसकी मदद से अपन किसी भी रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये आपको एक में पहले में एक आप ऐसे सोच लो, ये क्वेश्चन है और एक रिजल्ट के तौर पे भी आप इसको याद रख सकते हो। ये Z1 Z2 और ये Z3 है। ये इनपुट पोर्ट है V1, करंट I1, तो ये करंट भी कितनी होगी I1। ये मेरा क्या हो गया V2, ये करंट कितनी है I2, तो ये भी करंट कितनी होगी I2। आई यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को बताओ ये करंट कितनी है I1 ही तो है, वापस आ रहे हैं घूम के। ये करंट कितनी है I2 ही तो है। तो इस ब्रांच में करंट कितनी होगी I1 प्लस I2 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आप सिंपली कुछ मत करो, इसमें आप KVL लगोगे तो आपको क्या मिलेगी, V1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी। अगर लगोगे तो आपको क्या मिलेगी Z1 इंटू I1 प्लस I2, और क्या मिलेगी Z2 I1, यही तो मिलेगी, कुछ नहीं। अगर करंट एंटर हो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से एंटर हो रहे तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या फाइंड करना V1, तो यहाँ से स्टार्ट हो नेगेटिव से पॉजिटिव पे आके रुक जाओ, तो यहाँ क्या होगा Z1 I1 प्लस I2, यहाँ मिल जाएगा Z2 I1। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को बताओ V1 की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, ये मिलेगी Z1 प्लस Z2 इंटू I1, और आगे क्या मिलेगी मेरे को Z1 प्लस Z2 इंटू I1, और आगे मिलेगी मेरे को Z1 I2 मिलेगी। ये मेरे को इक्वेशन मिलेगी V1 की। ऐसे कि अगर मैं इधर लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा I2 इंटू क्या हो जाएगा Z3, और इसके अंदर भी अगर मैं मेरे को V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे आके रुक जाओ, तो मेरे को बताओ V2 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को। सिंपल ये क्या है I1 प्लस I2 इंटू Z1, I1 प्लस I2 इंटू क्या मिलेगा Z1, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो क्या होगा गेन होगा, कितने का होगा Z3 I2 प्लस क्या हो जाएगा Z3 I2। यहाँ से इक्वेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा Z1 I1 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू। तो यहाँ से अगर मैं V2 की इक्वेशन अच्छे से लिखूं तो मेरे को बताओ मेरे को V2 की इक्वेशन क्या मिलेगी, V2 की इक्वेशन मिल जाएगी Z1 I1 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू I2। मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मिलेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसका कंपेयर करूं V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, तो यहाँ से मेरे को बताओ क्या मिलेगा मेरे को Z11 क्या मिलेगा मेरे को, Z पैरामीटर की बात करता हूँ तो यही तो होगा Z11 क्या होगा Z1 प्लस Z2, Z12 क्या मिलेगा Z1, Z21 क्या मिलेगा Z1, Z22 क्या मिलेगा Z1 प्लस Z3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये रिजल्ट पता होना ही चाहिए, ये वाला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर इसको मानता हूं Z1 Z2 और Z3, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा Z11 क्या होगा Z1 प्लस क्या होगा Z2, Z22 क्या होगा Z1 प्लस Z3, और Z11 इक्वल टू Z21 क्या मिलेगा Z1 ही मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और ये क्या है यहाँ पर Z12 Z21 के इक्वल हो गया, मतलब ये नेटवर्क कैसा है रेसिप्रोकल नेटवर्क। कैसा नेटवर्क है रेसिप्रोकल नेटवर्क। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं अगर आपको ऐसा बोलूं ये एक ऐसा नेटवर्क आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, मान लो इसके इम्पीडेंस की वैल्यू एज्यूम कर ली G5 पे, इसके एज्यूम सॉरी इंडक्टर है सॉरी इसके एज्यूम कर ली G5 एज्यूम कर ली, इसकी एज्यूम कर ली G3, और इसकी मान लो मैंने एज्यूम कर ली -G2, और मैंने पूछा इस नेटवर्क का इम्पीडेंस पैरामीटर क्या होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, इम्पीडेंस पैरामीटर के लिए सबसे फर्स्ट ये पैरामीटर इन पे फोकस करना आपको, किसका Z11 और Z22 पे फोकस करना। तो Z11 क्या होगा
इन दोनों का सम होगा, किनका, J3 प्लस J5, तो आंसर क्या आएगा, J8 आएगा। Z22 क्या होगा, इसका और इसका ऐड होगा, J3 माइनस J2 कितना हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, J होगा या नहीं होगा, और ये जो इनके बीच में ये कॉमन है ना, वो इधर आ जाएगा, J3 इधर आ जाएगा और J3 इधर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये इसका इम्पीडेंस पैरामीटर होगा, क्या होगा, इम्पीडेंस। तो मेरे को बताओ यहाँ पर क्या मिल रहा है, Z21 इक्वल टू Z12 मिल रहा है या नहीं है, ये कैसा नेटवर्क हो गया, रेसिप्रोकल नेटवर्क हो गया। कैसा नेटवर्क हो गया, रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो मेरे को बताओ रेसिप्रोकल नेटवर्क के केस में क्या होता है, Z12 इक्वल टू Z21 होता है या नहीं है, बिल्कुल। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अपन और भी शॉर्ट कर सकते हैं, और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकता हूं मैं, देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो अपन ने पीछे बात की थी ना, मैंने पीछे बात की थी टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ इंपेडेंस पैरामीटर, उससे तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ओनली वहां पर तो अपन के पास दो डिपेंडेंट सोर्सेस मिल रहे थे, वोल्टेज सोर्स। अपन ने ये पढ़ा था किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ इंपेडेंस पैरामीटर ये होता था। अब अपन को इतने बड़े नेटवर्क को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नेटवर्क कैसे रेसिप्रोकल है। तो इसको एज्यूम कर लिया मैंने Z12 या Z21, कुछ भी एज्यूम कर लो, दोनों क्या इक्वल है। इसको एज्यूम कर लिया Z11 माइनस Z12, इसको एज्यूम कर लिया Z22 माइनस Z12। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और मैं पूछूंगा इसका आपको Z पैरामीटर फाइंड करना हो तो आप कैसे करोगे, ये वाला कैसे लिखोगे, ये वाला कैसे लिखोगे। ये लिखने के लिए आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा, Z11 ही मिलेगा। फिर ये लिखने के लिए इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, Z22 मिलेगा। और यहाँ पर तो क्या आता है, यही तो आता है कॉमन वाला Z12 और Z21 किसके इक्वल है, Z12 के। तो बिल्कुल अगर कोई नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये बनता है। अगर कोई नेटवर्क रेसिप्रोकल सर्किट डायग्राम है और उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, तब वो पीछे वाला बनाने की जरूरत नहीं है, और भी शॉर्ट और भी छोटा हो जाता है उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और ये बन जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये अपना Z पैरामीटर कंप्लीट होता है। और अब अपन बात करते हैं एडमिटेंस पैरामीटर। किसकी बात करेंगे, एडमिटेंस पैरामीटर, जिसको लिखा जाता है Y पैरामीटर। इस केस में अपन क्या करेंगे, अपन के पास टोटल कितने वेरिएबल थे, 4 थे, V1 V2 I1 एंड I2। कितने पैरामीटर थे, 4। इनमें से कोई भी दो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, कोई दो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब मैं I1 और I2 को बना देता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, V1 V2 पे। I1 V1 V2 पे डिपेंड करेगा, तो मैं I1 को V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देता हूं। तो इनके जो कोएफिशिएंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, Y11 और Y12 हो जाएंगे। ये V2, ये क्या हो जाएगा Y21, ये क्या हो जाएगा V1, ये क्या हो जाएगा Y22, ये क्या हो जाएगा V2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इस केस में V1 V2 क्या है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। I1 I2 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। I1 V1 V2 पे डिपेंड कर रहा है। I1 को V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो V1 का कोएफिशिएंट Y11 कहलाएगा, V2 का कोएफिशिएंट Y12 और I2 के केस में V1 का कोएफिशिएंट Y21 और ये Y22। ये इसका क्या हो गया, इक्वेशंस हो गई। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को बताओ Y11 की मेरे को निकालनी पड़ेगी वैल्यू, तो कैसे निकालूंगा, तो सिंपली मेरे को क्या कर देना है, इसकी V2 की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 0। अपन को किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो इस वेरिएबल को मैं अगर V2 को अगर 0 पुट कर दूंगा तो ये तो टर्म बचेगा ही नहीं, पीछे ओनली ये टर्म बचेगा। तो Y11 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 अपॉन V1। तो यहाँ पर ये क्या, ये कंडीशनल पैरामीटर होते हैं, क्या होते हैं, कंडीशनल पैरामीटर अंडर द केस ऑफ V2 इक्वल टू 0। Y12 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल क्या हो जाएगी, I1 अपॉन V2, यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू 0। मेरे को Y21 चाहिए तो क्या हो जाएगा I2 अपॉन V1, यहाँ पर क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू 0। और अगर मेरे को Y22 की वैल्यू निकालनी है तो I2 अपॉन V2, यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही मेरे को अगर Y12 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा
I1 अपॉन V2 और यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। और मेरे को अगर Y21 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी I2 अपॉन V1 और यहाँ पर मेरा V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो V2 इक्वल टू 0 का मतलब मेरा आउटपुट पोर्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट। पोटेंशियल इक्वल टू 0 होना मतलब क्या होते हैं कंडीशन, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और यहाँ पर V2 इक्वल टू 0 मतलब आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट, V1 इक्वल टू 0 मतलब इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट, V1 इक्वल टू 0 मतलब इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। ये सारी कंडीशनल पैरामीटर हैं, मतलब इनपुट पोर्ट की करंट इनपुट पोर्ट का पोटेंशियल जब आउटपुट पोर्ट क्या हो शॉर्ट सर्किट हो, तो ये सारे कैसे कंडीशनल पैरामीटर हैं। तो मेरे को किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोनों में से किसी एक पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, तो उस वजह से इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोला जाता है एडमिटेंस पैरामीटर को। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर मेरे को इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है तो आपको पता होना चाहिए क्या है, दोनों केसीएल इक्वेशन है, तो अपन केसीएल इक्वेशन की मदद से बड़े आराम से बना सकते हैं इनका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इक्वेशन क्या है, y11 v1 प्लस y12 v2, यहाँ पर क्या हो जाएगी i2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y क्या हो जाएगा 22 v2। और यहाँ मैं कुछ और बता देता हूँ, और मेरे को बताओ y मैट्रिक्स क्या होगी, ये तो होगी y11 y12 y21 y22, यही तो होगी। मेन चीज क्या हो रहा है, मेरे पिछले अपन स्लाइड में पढ़ा था इम्पीडेंस पैरामीटर, इम्पीडेंस मैट्रिक्स क्या थी, Z11 Z12 Z21 और Z22, यही तो थी। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है y इक्वल टू जेड इनवर्स। और आपको पता है जेड इनवर्स निकालना है तो जेड मैट्रिक्स क्या लेना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ जेड मैट्रिक्स अपॉन मोड ऑफ। ये कंडीशन होती है, इनके बीच में रिलेशन होता है। और अगर मेरे को एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी हो किसी भी 2x2 की, तो सिंपली क्या होता है अपन के पास पता ही है, डायगोनल पैरामीटर को आप क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो और इनको आप नेगेटिव साइन कर देते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये चीज समझ आ गई होगी। Y मैट्रिक्स और Z मैट्रिक्स में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरी Y पैरामीटर की मैट्रिक्स हो गई, ये मेरी Z पैरामीटर की मैट्रिक्स हो गई, ये इनका रिलेशन हो गया। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बात मैंने बता दी। आई होप यहाँ तक आपको इनके बीच का रिलेशन भी पता चल गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसकी बात करते हैं। तो कुछ नहीं, क्या दोनों क्या केवीएल इक्वेशन तो है, आपको केवीएल इक्वेशन लगाने आनी चाहिए। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन आप लगानी। ये मेरा हो गया इनपुट पोर्ट, वो मेरा आउटपुट। इनपुट पोर्ट का पोटेंशियल V1, करंट कितनी है I1, और यहां से भी करंट वापस कितनी आ रही है I1 आ रही है। ये मेरा आउटपुट पोर्ट हो गया, इसको मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल V2, इसके करंट अंदर I2 एंटर हो रही है, तो मेरे को बताओ वापस भी कितनी आ जाएगी, I2 आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल। अब इस इक्वेशन पे फोकस करो। सबसे पहले मैं इनपुट पोर्ट मतलब इसकी इक्वेशन लिखूंगा, इसके हिसाब से लिखूंगा, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से लिखूंगा। तो सबसे पहले मेरे को बताओ V2 पे कौन सा टर्म डिपेंड कर रहा है, ये वाला। जो टर्म दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, V2 पे, तो वो हमेशा यहाँ पर क्या डिपेंडेंट सोर्स के फॉर्म में आएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस इक्वेशन में I1 और V1 तो होना चाहिए कि ये इनपुट पोर्ट करंट है, इनपुट पोर्ट पोटेंशियल है, बिल्कुल सही। जो आउटपुट पोर्ट के पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक डिपेंडेंट सोर्स ही होगा। क्या होगा, एक डिपेंडेंट सोर्स होगा। और कैसा डिपेंडेंट सोर्स होगा, वोल्टेज और एडमिटेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट एम्पियर आती है। आपको पता होगा एडमिटेंस और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट एम्पियर आती है। तो कैसा डिपेंडेंट सोर्स होगा, एक करंट का डिपेंडेंट सोर्स होगा जो किस पे डिपेंड करेगा, V2 पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y12 V2। उसी हिसाब से अगर इधर देखूंगा तो इधर भी ये क्या किस पे डिपेंड करेगी, V1 पे, तो ये क्या हो जाएगा y21 V1। और ये सिंपली हो जाएगा y11, ये सिंपली क्या हो जाएगा y2। तो इसके अंदर करंट एंटर कितनी होगी, इसका एडमिटेंस कितना है y22, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V2। तो इधर करंट कितनी आएगी आपको पता ही होगा,
पोटेंशियल और एडमिटेंस को मल्टीप्लाई करें तो करंट ही तो आएगी Y22 V2। ये इसका एडमिटेंस क्या है Y11 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, तो करंट क्या होगी Y11 V1। और ये करंट इनका सम करो, ये I1 के इक्वल, ये तो है मेरे केवीएल इक्वेशन। और ये अपनी केवीएल इक्वेशन तो है, इसके हिसाब से अपन ने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया अपने सामने। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर भी अगर आप इस किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या है Y12 इक्वल टू Y22। रेसिप्रोकल होने की कंडीशन क्या है Y12 इक्वल टू Y21। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये तो है रेसिप्रोकल और ये होती है सिमेट्रिक होने की कंडीशन। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ एक आपको रिजल्ट दिमाग में रखना होगा, सॉरी यहाँ पर भी आपको एक रिजल्ट दिमाग में रखना है। वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट कुछ इस तरह होगा। ये मान लो इनपुट पोर्ट है V1, ये करंट मान लो I1 है और यहाँ से भी कितनी निकल रही है I1 निकल रही है। ये मेरा क्या हो जाएगा आउटपुट पोर्ट है, इसका पोटेंशियल मान लो V2 है, इसका करंट मान लो मैंने एज्यूम कर लिया I2, तो यहाँ से भी वापस कितनी आएगी I2। और इसका एडमिटेंस मैंने एडमिटेंस, अब इम्पिडेंस नहीं है एडमिटेंस है, मैंने इसका Y1 इसका Y2 और इसका एज्यूम कर लिया Y3 एज्यूम कर लिया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरे को यहाँ से Y पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो मेरे को बताओ, देखो मेरे को I1 को है ना V1 और V2 के फॉर्म में लेके आऊंगा ना, तो मेरे को मिल जाएगा Y11 मिल जाएगा और Y12 मिल जाएगा। और अगर मैं I2 को V1 और V2 के फॉर्म में लिख दूंगा तो आपको पता है वहां से Y21 मिल जाएगा, Y22 मिल जाएगा। ये तो इक्वेशन होती है एडमिटेंस पैरामीटर के फॉर्म में। तो सबसे पहले मेरे को बताओ I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले मेरे को इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है और इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है। तो मैं I1 की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लूंगा। और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरे को इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है और इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है। तो मैं I2 की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल लूंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। इस ब्रांच में और इस ब्रांच की करंट मिल जाएगी तो मेरे को I2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ग्राउंड एज्यूम कर लेता हूँ, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया 0, और तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा V2। तो इसका पोटेंशियल कितना 0, तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा V1। तो बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, हायर पे V2 लोअर पे V1, तो V2 माइनस V1। तो इसके अंदर करंट कितनी फ्लो होगी ऐसे मेरे को बताओ। तो करंट क्या होती है एडमिटेंस इंटू पोटेंशियल ड्रॉप। आई क्या होता है V इंटू वाई तो होता है, तो V2 माइनस V1 इंटू Y1। तो इसके अंदर करंट कितनी होगी, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V1, कितना एडमिटेंस कितना है Y2, तो यहाँ हो जाएगी V1 Y2। इधर क्या पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V2, एडमिटेंस कितना है Y3, तो क्या हो जाएगा V2 Y2। तो मेरे को बताओ I1 क्या इनकमिंग, तो ये मेरा I1 इनकमिंग है। और ये जो करंट आ रही है V2 माइनस V1 इंटू Y1, ये भी क्या इनकमिंग है, तो क्या हो जाएगी V2 माइनस V1 इंटू Y1, ये भी इनकमिंग है। आउटगोइंग कितनी है V1 Y2, आउटगोइंग कितनी हो जाएगी V1 Y2। यहाँ से अगर मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इस इक्वेशन को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगी V1 माइनस V2 बन जाएगी, Y1 प्लस V1 क्या मिल जाएगी Y2। और I1 और इसको मैं अगर V1 V2 के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या मिलेगी V1 Y1 प्लस Y2 और फिर क्या मिलेगी माइनस V2 Y1। ऐसे कि अगर आप I2 इस वाले नोड पे अगर आप KCL लगाओगे तो आपको I2 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस Y1 V1 प्लस Y1 प्लस Y3 इंटू, ये इक्वेशन आप सोल्व करोगे तो मिल जाएगी। तो ये वाला पैरामीटर मेरा हो गया Y11 और ये वाला क्या हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा Y12, ये क्या हो जाएगा Y21 और ये क्या हो जाएगा Y22। तो यहां से मेरे को बताओ अपन को Y मैट्रिक्स क्या मिलेगी, तो सिंपली वही पीछे वाली की तरह सबसे ऊपर वाले में इनका सम लिख दूं Y1 प्लस Y2, Y22 में भी इनका सम लिख दूं Y1 प्लस Y3, फिर क्या लिख दो जो इनके बीच में कॉमन है Y1 है, तो यहाँ पर भी Y1 यहाँ पर भी Y1, यहाँ एक सिर्फ आपको क्या करना है नेगेटिव साइन लगाना है। और इम्पिडेंस के केस में
वहां पर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाते थे। याद करने के लिए ये हो जाएगा y11, ये हो जाएगा y22 और y12 और y21 क्या हो जाएगा -y1 -y1। ये नेटवर्क कैसा नेटवर्क है? रेसिप्रोकल नेटवर्क। y1 टू y21 के इक्वल मिल रहा है आपको। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। जैसे आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन ऐसा दे दे, मान लो इसका आपको दे दे 1/2 ओम दे दे, इसका दे दे 1/3 ओम दे दे, इसका आपको दे दे मान लो 1/4 ओम दे दे, और पूछे इस नेटवर्क का वाई पैरामीटर फाइंड आउट करो। कौन सा पैरामीटर? वाई पैरामीटर। तो सबसे पहले आपको इसका रिजल्ट तो आपको पता है, ये प्लस ये प्लस ये, लेकिन वो एडमिटेंस के फॉर्म में था। ये किस फॉर्म में? इम्पिडेंस है। तो इम्पिडेंस की यूनिट ओम होती है, इनको एडमिटेंस में कैसे चेंज करोगे? तो ये सिंपली 1/2 का क्या हो जाएगा? 2 ओम इनवर्स हो जाएगा। ये 1/3 है तो इसका कितना हो जाएगा? 3 ओम इनवर्स हो जाएगा। ये एडमिटेंस की फॉर्म में अपन लेके आ रहे हैं इम्पिडेंस को, ये क्या हो जाएगा? 4 ओम इनवर्स हो जाएगा। तो अब यहां से मैं निकाल सकता हूं वाई पैरामीटर। क्या निकाल सकता हूं? सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 + 3 क्या होगा? 5। फिर इधर क्या होगा? 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। 2 क्या है बीच में? कॉमन है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? -2 यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब अपन इसकी मदद से किसी भी रेसिप्रोकल 2 पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बहुत छोटा सा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसके लिए उसकी कंडीशन क्या होती है? y12 = y21 होती है, नहीं होती? बिल्कुल। तो इसको भी अपन इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। बिल्कुल छोटे से डायग्राम में उसको भी अपन समेट सकते हैं। वो बड़ा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नेटवर्क अपना स्पेशल है, अगर नेटवर्क मेरा रेसिप्रोकल है, तो वो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है जो अपने पीछे बनाया था इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको y11 प्लस क्या करना है? y12। यहां पर आपको y22 प्लस क्या करना है? y12। और यहां पर क्या करना है? -5। ये निकालो। आपको देखो, अब मैं अगर बोलूं इस नेटवर्क का तेरे को, मैं बोलूं अगर वाई पैरामीटर क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले ये प्लस ये करोगे तो y12 से y12 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? y11। ये वाला बोलूंगा तो क्या होगा? इन दोनों का सम 1 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? y22 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या आता है? इसका ऑपोजिट आता है नेगेटिव। ये y12, ये y12। तो ये तो है मेरा रेसिप्रोकल की कंडीशन नहीं है। तो किसी भी रेसिप्रोकल 2 पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये होता है। वो बड़े वाला नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नेटवर्क स्पेशल है, नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज अपने इंपेडेंस पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर पूरे पढ़ लिए, और नेक्स्ट टेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे एच पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।